नमस्कार, हुंकार के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 4 दिन पहले गोरखपुर के मंदिर पर जिस हमलावर ने हमले की कोशिश की थी, पुलिस के जवानों को जिस अहमद मुर्तजा अब्बासी ने धारदार हथियार से घायल किया था, अब उसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कन्नौज में कल जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो वो मुर्तजा के पिता के बयान को आधार बनाकर कहने लगे कि उसको तो दिमागी बीमारी है। यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। लेकिन अखिलेश जांच एजेंसियों के इस बयान को भूल गए जिसमें कहा गया था कि यह एक गंभीर साजिश है और इसको आतंकी घटना कहने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आखिर पिता की बातों पर भरोसा और जांच एजेंसियों के बयान पर अविश्वास क्यों है? संवेदनशील मुद्दों पर हम जांच एजेंसियों के नतीजे तक पहुंचने का इंतजार क्यों नहीं करते? और सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव का बयान तुष्टीकरण की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यही आरोप अखिलेश पर लगाए जा रहे हैं। तो आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले आप रिपोर्ट देखिए। बोला कर ही दो भाई। साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ। मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास भी अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है। घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। मुर्तजा की गिरफ्तारी पर यूपी में महासंग्राम। अभी जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ। मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी को मिला मौका। बहुत गंभीर घटना थी और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास भी अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है। क्या अखिलेश का बयान तुष्टीकरण की सियासत है? अखिलेश यादव तो एक पार्टी के राजनेता तो हैं, मुख्यमंत्री पूर्व तो हैं, लेकिन पहली बार मालूम हुआ कि मानसिक चिकित्सक के डॉक्टर भी अखिलेश यादव हो गए और वोट के खातिर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अब अखिलेश यादव अपराधियों के पक्ष में भी खड़े हो रहे हैं। जांच तो हर पहलू पे होनी चाहिए और जहां तक मैं जानता हूं कोई ऐसी मेडिकल सिचुएशन भी नहीं है। जो कानूनी रूप से सही है वही करेगी। सियासी संग्राम के बीच कैमरे पर मुर्तजा का कबूलनामा। बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही। तो उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया। सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा ले मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के। जब जांच जारी तब क्यों राजनीति भारी? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सीपी राय, राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सैयद असीम वकार, आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। AIMIM के प्रवक्ता हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता VHP, वो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और साथ में आप देख रहे हैं विशाल मिश्रा जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर तस्लीम रहमानी, अध्यक्ष MPCI, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। पहला सवाल लेकिन सीपी राय साहब आपसे है मेरा। जांच हो रही है, फिर भी बयान देने में क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव जल्दबाजी कर रहे हैं? मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता तो हूं नहीं और उन्होंने क्यों बयान दिया है वो जाने, लेकिन मैं अभी आपका ये वीडियो सुन रहा था। इस वीडियो में मैं देख रहा था कि वो लड़का जो है वो कुछ बौखलाया हुआ है और वो ये कह रहा है कि फिर आदमी जब कोई घटना करता है तो उसके कारण ढूंढता है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और उसको जस्टिफिकेशन बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ तो उसने एक बात और कही, उसने ये कहा कि मैं चाहता था कि मुझे गोली मार दे और मैं यही खत्म हो जाऊं। तो ये सब बातें किसी नॉर्मल इंसान की नहीं हो सकती हैं। अखिलेश यादव के मुझे लगता है बोलने के पीछे शायद यही कारण होगा। दूसरे कुछ व्यवहारिक बातें, अगर कोई फिदाइन होगा, कोई आतंकवादी होगा, अभी तक जितने भी आतंकवादी आए हैं वो या तो बड़े हथियार लेकर आए हैं या वो
अपने बम लगा करके आए हैं, कोई इस तरह की चीजों से आए हैं जिससे कुछ नुकसान कर सकें। ये लड़का एक चाकू लेकर के आया और हमला कर रहा है, और हमारी पुलिस फोर्सेज वो इतनी मजबूत है कि एक दो चाकू फाकू एक आध बंदूक लेकर कोई आ जाए कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारी पुलिस के लोग इतने मजबूत है, इतने ट्रेंड हैं, हमारे फौज के लोग भी इतने ट्रेंड हैं। यहाँ तक कि जो आतंकवादी भी देश में आए हैं आज तक कोई बच करके नहीं गया है। तो इसलिए मुझे लगता है अखिलेश यादव ने शायद इस सिलसिले में उसके पिता के बयान के आधार पर बयान दे दिया होगा, और उस दृष्टि से भी जांच करने में कोई बुराई नहीं है। और हम लोगों का कोई मकसद ये नहीं है कि किसी जांच एजेंसी को भटकाया जाए, लेकिन पर सर आप ये कह रहे हैं कि आपका मकसद नहीं है जांच एजेंसी को भटकाया जाए, लेकिन पूरी जांच की दिशा जो है वो भी यहाँ पर बैठकर आप तय कर रहे हैं। आप ये भी बता रहे हैं इतनी मासूमियत से कि कैसे वो लड़का आतंकवादी तो हो ही नहीं सकता जी। आतंकवादी फिदायीन हमलावर जो आते हैं वो कोई हाथ में इस तरीके से जो गंडासा है, चाकू है, वो थोड़ी लहराते हुए आ जाते हैं। सर जांच चल रही है, पुलिस कह रही है कि साहब ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। उससे पहले आईएसआईएस का वीडियो सामने आया है जिसमें आईएसआईएस का जो आतंकवादी है वो भी बिल्कुल इसी तरीके का हथियार लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये स्लीपर सेल हो सकता है सर। ये तमाम वो बिंदु है जिस पर जांच चल रही है। आप एक लाइन जरूर बोलिए, लेकिन मेरी बात पहले आप सुन लीजिए, क्योंकि आप लगातार अपने बयान के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले की कोई गंभीरता ही नहीं है। नहीं, अगर इस हमले में कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल होता जिससे लोगों की क्षति पहुंच सकती थी, बड़े पैमाने में नुकसान हो सकता था, उस गंभीरता को मैं भी लेता। लेकिन एक चाकू लेकर के जहां इतनी बड़ी फोर्सेस दो पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, आप जानते हैं ना ये बात। सर 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, आप ये बात जानते हैं ना। अंदर अगर वो भीड़ वाली जगह पर घुस जाता तो इसी गंडासे से वो कितनों की गर्दन काट सकता था। सर शायद अगर ये हुआ नहीं तो आप इसको असेस ही नहीं कर पा रहे हैं, या आप इस खतरे को नहीं भाप पा रहे हैं, या आप भापना चाह नहीं रहे। सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, हम भाप रहे खतरे को, और इस खतरे से बचाना हमारी फोर्सेस का काम है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और का काम है। उन्होंने वो करके दिखाया है सर, उन्होंने वो करके दिखाया है। और इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जब जांच एजेंसियों ने इस खतरे को टाल दिया, जब उन्होंने इस खतरे को बड़ा होने से रोक दिया, और अब जब वो जांच कर रही हैं, तो फिर राजनीतिक बयानबाजी देकर आखिरकार जांच को प्रभावित करने के पीछे मंशा क्या है सर? उसके लिए उनकी बहादुरी के उनको उन्हें इनाम दिया गया है, उसके लिए सबका सलूट, हमारे हर सिपाही को सबका सबूत। लेकिन पिछले नहीं सर, फिर तो आप तो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उसके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई बहादुरी दिखाई नहीं। आप तो अपने बयान से उनकी बहादुरी का भी कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं ये तो कोई बड़े हमले का, आप सर आपने पूरी बात यही कहकर रखी है कि साहब ये तो कोई बड़ा हमला लग नहीं रहा है, वो तो कोई बड़ा हथियार लेकर नहीं आया था, उसके हाथ में तो एक गंडासा ही था, बस यही तो कह रहे हैं आप इतनी देर से। और क्या कह रहे हैं? ये गंडासा भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं हमारी फोर्सेस इतनी मजबूत है, इतनी ट्रेंड है, इस तरह के लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, और वो किसी भी चीजों से निपटने के काबिल है। लेकिन इस मामले में जांच गहनता से होनी चाहिए। ये कम से कम आतंकवादी तो नहीं लग रहा मुझे कहीं से भी। अगर कोई आतंकवादी कनेक्शन विजय शंकर जी, ठीक है तो विजय शंकर जी अब वो देखने में आतंकवादी नहीं लग रहा। मतलब मैं नहीं जानती हूँ कि आतंकवादी सर, क्या आतंकवादियों के 2 सींग भी होते हैं? मतलब आतंकवादी वो नहीं लग रहा है सीपी राय साहब को, मतलब वो कैसे आतंकवादी लगता मुझे नहीं पता है। आतंकवादी है या नहीं है अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना, लेकिन यहाँ तो जांच से पहले ही एक तरीके से क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। विजय जी, सीपी राय साहब ने जो बात रखी है यही उन लोगों ने सोचा होगा। सीपी राय साहब आपने जो बात रखी है यही उन लोगों ने सोचा होगा कि हम ऐसा करेंगे तो इस प्रकार का परसेप्शन बनाने वाले लोग हमारे पीछे बड़ी मात्रा में खड़े हैं। उसमें सीपी राय साहब भी हैं और अखिलेश यादव जी भी हैं। एक बात अमूमन ध्यान में आती है, जब भी हम कभी कोई चर्चा करते हैं, आतंकवाद की चर्चा करते हैं, तो विषयतः सच्चर कमेटी उसके बीच में आती है, और सच्चर कमेटी में बात आती है कि ये गरीबी है, अशिक्षा है, इसके कारण ये सब होता है। तो एक बात देखिए राय साहब कि ये जो शिक्षा है, शिक्षा अशिक्षा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको सभी ध्यान में होगा, श्रीलंका का उसने 4000 सिंघली महिलाओं का की नसबंदी केवल इसलिए कर देता है कि अब इनकी आबादी को रोकना है। सीधे सीधे टारगेट होता है आबादी को खत्म करना, आबादी को रोकना। जो विरोधी हैं, जो इस्लामिक नहीं है, उनकी आबादी को रोकना। आपको ट्विन टावर का तो ध्यान में है, ट्विन टावर में जिन्होंने सब कुछ किया था, ढाया था, वो भी इंजीनियर थे, पढ़े लिखे लोग थे। ये IITians है, ये भी पढ़ा लिखा आदमी है। तो आतंकवाद का एक मिनट राय सर, एक मिनट, आतंकवाद का इस पढ़े लिखे उससे कोई लेन देना नहीं है। ये उनका षड्यंत्र, पूरी सोची समझी नीति रीति रही है।
क्योंकि जिस प्रकार के एटीएस ने खोजा है कि श्रीलंका से सीरिया के लिए पैसे इसके पास भेजे गए, इसने डॉलर दे करके अमेरिका का सिम लिया, ये पूर्व नियोजित सारा षड्यंत्र है, ये एटीएस ने भी बताया है और आगे और खोज खबर होगी। ठीक है सैयद असीम वकार साहब, आपको भी लग रहा है क्या कि गोरखपुर में जो हमला हुआ है? ठीक है सीपी राय साहब आपके पास आऊंगी सर, बारी बारी पहले अपने सभी मेहमानों का रुख कर लूं, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। राय साहब आऊंगी आपके पास। असीम वकार साहब, क्या आपको भी लग रहा है कि गोरखपुर में जो हमला हुआ है उस पर राजनीति हो रही है? नहीं, देखिए गोरखपुर में जो हमला हुआ, उस बच्चे के लड़के के बाप ने जो मेडिकल के पर्चे लगाए हैं या क्या है, ये सब विषय अदालत का है, पुलिस का है। ना मैं गोरखपुर था, ना मैं गोरखपुर हूँ, ना मैं उसे पहले से जानता था। जो चीज़ दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, वो भी मैं देख रहा हूँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। और मैं समझता हूँ अटैक जो हुआ है वो हुआ है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बात का विषय है कि दिमागी संतुलन ठीक था, खराब था, अच्छा था, बुरा था। लेकिन हकीकत यह है, विजय शंकर तिवारी बोले कि इंजीनियर है, प्लान्ड है, और पुलिस ये कह रही है कि वो मुतासिर है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, कोई अवलाकी लौकी कद्दू टाइप का कोई नाम दे रहे थे, किसी से मुतासिर था, वो उसको आइडियल मानता था और वो इस तरह की प्लानिंग करता था, ऐसे वीडियो देखता था, कैसेट देखता था। हमारे देश में, मैं अपने देश के संविधान के साथ हूँ और देश कहता है कि इस तरह के जो लोग मुतासिर होते हैं, ऐसे लोगों से जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए बढ़ावा देते हैं और भड़काते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो आतंकवादी गतिविधि करने के लिए बढ़ावा देते हैं, हथियार उठाने के लिए बढ़ावा देते हैं, वो खराब लोग हैं। जो हथियार उठाते हैं वो भी खराब लोग हैं। यति नरसिम्हानंद भी इंजीनियर है, दिल्ली का, नोएडा का, डासना गाजियाबाद का जो मंदिर है उसका, वो भी इंजीनियर है और उस पर केस है। उसको अदालत ने कहा है कि आपने दो धर्मों के बीच में नफरत पैदा करने वाले बयान दिए। उसके सैकड़ों वीडियो ऐसे हैं जिसमें वो हिंदू भाइयों से, बच्चों से कह रहा है हथियार उठाओ, जंग करो। और अभी एक लेटेस्ट का एक खबर है कि दिल्ली में, बुराड़ी में एक उन लोगों ने जलसा किया, वो पिंकी चौधरी और यही यति नरसिम्हानंद, उसमें फिर से उन लोगों ने वो बयान दिए और दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने जलसे की परमिशन नहीं दी। दिल्ली का नगर निगम कह रहा है हमने उस पार्क को परमिशन नहीं दी। ठीक है सर। और उसके बाद भी वहां पर जलसा हो रहा है, इस तरह के भड़काऊ बयान हो रहे हैं। ठीक है। अब भड़काऊ बयान चाहे यति नरसिम्हानंद दे, चाहे जवाहरी दे, चाहे मौलाना मसूद अजहर दे, सब एक मानसिकता के लोग हैं, सब एक मानसिकता के लोग हैं सर, और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। के खिलाफ लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ जी सुनिए सर, मेरी बात सुन लीजिए ना, मैंने इतनी देर आपकी बात सुनी है। यहाँ जिस शख्स की हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम मुर्तजा अब्बासी है सर। नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए ना, उसका नाम मुर्तजा अब्बासी है सर। आपने अपनी पूरी बात रख दी है, मैंने बड़ी तसल्ली से आपकी बात सुनी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि मुर्तजा अब्बासी के बारे में आपने वो जो अपने जवाब के शुरू वाले हिस्से में थोड़ी सी बात रखी थी, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मुर्तजा अब्बासी के पिता का बयान और पिता ने जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट दिखाई है, सिर्फ उसी का जिक्र करने की जरूरत क्यों पेश आई सर? आपको पुलिस का वर्जन क्यों नहीं याद आया सर यहां जवाब देते हुए? और चलिए ठीक है, अगर आप पारिवारिक की बात करना चाहते हैं तो कम से कम जो मुर्तजा है उसकी पत्नी ने जो बयान दिया था कि साहब वो मेंटली तौर पर पूरी तरीके से स्टेबल है, तो जरा उस बयान का भी हवाला देकर उसकी रोशनी में भी अपनी बात रख देते सर। मैं बस ये कहना चाह रही थी। नहीं, देखिए रुमाना इसार खान जी, अगर उसकी पत्नी का बयान सही है और वालिद का बयान गलत है जी, और मेडिकल के पर्चे गलत है, तो उसको जेल जाना चाहिए, बिल्कुल जेल जाना चाहिए। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि अगर अवलाकी, अलकायदा का उसामा लादेन, अल जवाहरी, मौलाना मसूद अजहर अगर नौजवानों को भड़का रहे हैं तो यति नरसिम्हानंद भी यही काम कर रहा है, पिंकी चौधरी भी यही काम कर रहा है। मैं तो इनकार कर ही नहीं रही हूं। खान, आपकी जबान इस पे बंद, मैं तो इनकार कर ही नहीं रही हूं। मैं तो उन मुद्दों पर भी चर्चा करती हूं, लेकिन मैं आपसे बस ये कह रही हूं कि आज आप जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं, तो आप अपना एजेंडा क्यों बढ़ा रहे हैं आगे?
आप अपने जवाब में क्यों भूल जाते हैं कि उसकी पत्नी का भी एक बयान है जिसपे पत्नी ये कहती है कि साहब वो तो मेंटली पूरी तरीके से ठीक है, उसको तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें जो जांच एजेंसियां हैं वो ये कह रही हैं डॉक्टर विशाल कि साहब ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। इन तमाम बयानों को नजरअंदाज करके क्यों एक ही तरीके के नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है कि साहब उसके पिता ने क्या बोला, वो डॉक्टर्स की क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, और यति नरसिम्हानंद पर आप डरे जा रही हैं। आप डरिए नहीं सर, मैं नहीं डर रही हूँ। आप अपना एजेंडा यहाँ पर सर, आप अपना एजेंडा यहाँ पर नहीं चला सकते हैं ना सर। जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करने के लिए बैठी हूँ मैं उसी मुद्दे पर चर्चा करूंगी सर। देखिए रोमाना जी, इतनी चालाकी से उस बात की चर्चा ही नहीं की गई। यहाँ पर खुलकर कंडेम करना चाहिए, यहाँ पर खुलकर कंडेम करना चाहिए। जो भी इस प्रकार के रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं उनको खुलकर जवाब देना चाहिए। तब यहाँ पर इन लोगों के मुंह में बिल्कुल चुप्पी हो जाती है। पूरी सेकुलर जमात एक हो जाती है जब कभी भी एक धर्म विशेष की बात होती है। मैं कहता हूं गलत गलत है, आगे आइए, खुलकर कंडेम करिए। आपने कितनी चालाकी से उसके पिता का एक बयान ले लिया, बाकी जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं, बाकी जो खुलासे हो रहे हैं, उसका आईएसआईएस से संपर्क, उसका जाकिर नाइक के स्टेटमेंट से प्रभावित होना कौन नहीं जानता कि और पत्नी का बयान, और पत्नी का बयान जो कहती है, जरा सुना देते हैं, पत्नी का बयान सुनाते हैं। सर एक सेकंड आपको रोक रही हूँ डॉक्टर विशाल, आपको रोक रही हूँ मैं, जरा पत्नी का बयान भी सुना देते हैं क्योंकि बार बार बचाव में मुर्तजा के उसके पिता के बयान की बात की जा रही है। भाई उसी की पत्नी, जरा उसके बयान पर भी तो गौर फरमाए ना, सुनाइए जरा पत्नी का बयान। मानसिक तौर पे विक्षिप्त था क्या? ऐसा नहीं कह सकते, मूड अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो फिर कुछ नहीं। मुर्तजा के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, क्या वो मानसिक तौर इतना ज़्यादा नहीं जानते और मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था जिस पे हम कहें कि वो मेंटली सही नहीं है। मतलब दिमागी तौर पे पूरी तरह से सही था? हाँ कह सकते हैं। हम नमाज अदा करता था? हाँ नमाज पढ़ता था वो। कभी धर्म की बातें की? कभी भी? चूंकि उसने नहीं किया ज़्यादा। कोई परिवार में कभी सुना आपने कि उसने कभी किसी के बारे? परिवार उसका रिलीजियस था ये हम जानते हैं, मम्मी और ये ज़्यादातर वो लोग अपने में ही लगे रहते थे। हम बहुत अकेले वहाँ थे, मेरा किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। आइए डॉक्टर विशाल, बस मैं ये सुनाना चाह रही थी कि किस तरीके से बार बार मुर्तजा की ढाल बनाने के लिए पिता के बयान का जिक्र किया जाता है, लेकिन पत्नी का बयान जो है उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसमें पत्नी कह रही है नहीं साहब वो तो पूरी तरीके से मानसिक तौर पर स्वस्थ था। डॉक्टर विशाल। रोमाना जी आपने बिल्कुल सुना कि ये कम से कम दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि उसकी पत्नी क्या कह रही है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता जो लोग रखते हैं, जो लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, उनको स्नप करने के लिए क्यों नहीं ये लोग आगे आते हैं? वकार साहब तब क्यों नहीं आगे आते हैं जब किसाफ लब का कैंपेन चलाकर धर्मांतरण किया जाता है केरल में? क्यों नहीं आगे आकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो है नेता आज बचाव कर रहे हैं? हम कैसे भूल जाएं कि इन्हीं आतंकवादियों को छोड़ने के लिए जो फैजाबाद, लखनऊ, बनारस में बम कांड हुआ था, हाईकोर्ट ने कैसे फटकार लगाई थी? ये एक धर्म, एक जाति को देकर क्यों सारे सेकुलर जमात की चुप्पी हो जाती है? गलत गलत है, वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, इस प्रकार के रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। लेकिन यह भी बात सही है रोमाना जी कि जब किसी विशेष धर्म संप्रदाय से यह बात निकल कर आती है तो उस विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों का नेतृत्व बनता है, जो अपने आप को समाज का प्रतिनिधि कहते हैं, कि वो आगे आकर उसको कंडेम करें। जाकिर नाइक किस प्रकार की स्पीच देता है, किस प्रकार से वो कहता है कि जो भी इस्लाम को ना मानने वाले हो उनको मारो, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दो, कहता है कि कन्वर्जन करो। डॉक्टर विशाल, कहता है कि कन्वर्जन करो। ठीक है डॉक्टर विशाल, तो यही तो असीम वकार कह रहे हैं कि यति नरसिम्हानंद का वो उदाहरण देकर कह रहे हैं गलत है, गलत। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कंडेम कर दिया। असीम वकार को जवाब मिल गया होगा। देखिए सुधांशु जी अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा सुधांशु जी का मुझे रुक कर दे दीजिए, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। सुधांशु जी बहुत स्वागत आपका हुंकार में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमले का आरोपी, जिसे लेकर जो बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब बीजेपी की आदत है, बीजेपी हर चीज को खींच देती है, बढ़ा चढ़ाकर बीजेपी इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है क्या सर? इस समय इस संदर्भ में रोमाना जी मैं एक घटना याद दिलाना चाहूंगा। 2017 का चुनाव जिस दिन हुआ था, चुनाव परिणाम आ ही रहे थे, तब तक स्पष्ट नहीं हुआ था, चुनाव परिणाम नहीं आए थे। लखनऊ के पास, ठाकुरगंज के पास एक ऑपरेशन किया था सिक्योरिटी फोर्सेस में, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था, वो आईएसआईएस से कनेक्टेड था।
धड़ समाजवादी पार्टी के बयान आ गए थे कि वो बेगुनाह था, बेकसूर था, उसको मार दिया गया वगैरह वगैरह। जब तक उसके पिता ने ये बयान नहीं दे दिया कि मैं अपने लड़के को एक्सेप्ट नहीं करता, ये इस ढंग की चीजों में था और मैं दफन करने के लिए उसका शव भी नहीं दूंगा, उसके बाद सब चुप हुए। ये इस बात को दर्शाता है। दुखद बात क्या है, कोई आपराधिक घटना छोड़िए, आतंकवादी घटना हो जाए उसके ऊपर इतनी राजनीति क्यों होने लगती है। एक तरफ यही लोग कहते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मगर आतंकवाद के आरोपी का मजहब तुरंत दिख जाता है। यहां तक कि फिल्म में भी अगर आतंकवादी दिखा दिया जाए तो उसका मजहब दिख जाता है। ये दोनों बातों में बहुत विरोधाभास है। कोई भी चीज है ऑब्जेक्टिव उसका इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उसके बाद यह तय होगा। जहां तक बीमारी की बात है रोमाना जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये कट्टरवाद एक बीमारी है और उससे बड़ी बीमारी उस कट्टरवाद के ऊपर राजनीति करने की है। अगर किसी समुदाय के किसी हिस्से में कट्टरवाद पनप गया है तो राजनीति कर करके कट्टरवाद को इतना बढ़ा दिया है कि उन लोगों का और हौसला बढ़ जाता है, जैसा विशाल जी कह रहे थे। तो महत्वपूर्ण समस्या यह है कि पहले तो कट्टरवाद एक बीमारी है और फिर कट्टरवाद के ऊपर सहूलियत की सियासत उससे बड़ी बीमारी हो गई है। हमें इससे निजात पाने की कोशिश करनी है। बिल्कुल। तो सीपी राय साहब, फिर तो ये सहूलियत की सियासत करने वाले लोग जो हैं वो इस कट्टरवाद की बीमारी को और बढ़ावा दे रहे हैं। सर, ये तो मर्ज बढ़ाने वाली बात हुई है। देखिए, मैं इसलिए क्यों कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले ये असीम वकार साहब बैठे हैं, इनके पार्टी के चीफ थे असदुद्दीन ओवैसी, तो उन्होंने कहा कि साहब अपराधियों में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो जेल में बंद है उसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। पहली बात, अपराधी का आप मजहब या जात क्यों देखते हैं? दूसरी बात, मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं, भाई एक और भी चीज थी जिसमें मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बचपन से हम सुनते आ रहे थे, बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, उस्ताद फरीउद्दीन डागर, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बड़े से बड़े फनकार थे। अब काहे गायब हो गए? क्यों? ये देश सेकुलर हो गया 1976 में। ये सब 76 से पहले के पैदा है। 76 के बाद इशरत जहां, याकूब मेनन, अफजल गुरु और जाकिर नायक, ये सब होने लगे। भाई आपने वहां से हटाकर समाज को यहां जोड़ा क्यों? कोई अपराधी आतंकवादी मिल जाए उसके साथ हाय हाय करने लगते हैं आकर। अफजल गुरु और याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में खूब जाएंगे सेक्युलरिज्म के सूरमा। मैं कई बार पूछ चुका हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजा में कौन गया, बता दीजिए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जवाब देंगे। सर आप जो वाजिब सवाल, आप बड़े वाजिब सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर जवाब बनता है और डॉक्टर तस्लीम रहमानी को आना चाहिए जवाब के लिए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी प्लीज आइए। किस जवाब के लिए? ये जो सुधांशु जी अक्सर बोलते रहते हैं वही आज फिर बोल रहे हैं, उसके लिए? तो सर क्या आपको ये, या जो आज विषय है उसके लिए? क्योंकि ये विषय तो नहीं है, जो सुधांशु जी ने कहा वो विषय तो नहीं है सर। सब तो जुड़ा हुआ है कि एक लड़का जो गोरखनाथ के टेंपल में एंटर होने की कोशिश कर रहा था हथियार लेके, वो उसके तार टेररिज्म से जुड़े हैं या नहीं है, ये है विषय। और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर नीतीश कुमार जी को पीछे से पकड़ के घूसा मारा उसी हफ्ते एक शख्स ने। सर आप टॉपिक गलत समझे हैं सर आप टॉपिक गलत समझे हैं सर। टॉपिक ये नहीं है कि एक लड़का जो गोरखनाथ मंदिर के बाहर हाथ में हथियार लेकर लहराता हुआ उसको नजर आया, जिसने धारदार हथियार से 2 पुलिस वालों पर हमला किया, उन्हें जख्मी किया, वो आतंकवादी है या नहीं है। सर ये हमारा टॉपिक नहीं है सर, ये फैसला तो अदालत करेगी। और टॉपिक मेरा यही है सर कि अदालत के फैसले से पहले क्लीन चिट देने का काम क्यों किया जा रहा है, ये टॉपिक है सर मेरा। जांच को प्रभावित करने का काम क्यों किया जा रहा है, ये टॉपिक है मेरा सर। इस पूरे घटना पर राजनीति करने की कोशिश कौन कर रहा है, ये मेरा टॉपिक है तस्लीम रहमानी साहब, इस पर आइए प्लीज। देखिए, मैं तो आपके चैनल पे बहुत कम आता हूं, लेकिन आप भी अगर मुझे 25 मिनट के बाद मैं 10 सेकंड बोलूंगा और आप रोक देंगी तो क्या फायदा है आने का। तो माजरत के साथ सर मैं दोबारा आप ही के पास आई हूँ। जी जी सर बिल्कुल अनइंटरप्टेड आप बोलिए। देखिए, मुझे 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया टेररिज्म के केसेस देखते हुए और इनको समझते हुए। मुझे याद है कि जब भी पुलिस किसी का कबूलनामा देने की कोशिश करती है तो वो केस 100% पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर के बाद शाम को पुलिस ने मुझे फोन किया था कि कुछ और कम्युनिटी लीडर्स को लेके आइए, हम ये जो लड़के हमने गिरफ्तार किए इनसे आपको मिलवा देते हैं, इनका कबूलनामा दिखा देते हैं। हम लोग तो नहीं गए थे, लेकिन पुलिस के दोस्त जो इलाके में होते हैं वो गए, उन्होंने कबूलनामा दिया और फिर देखिए कबूलनामे का क्या हुआ। ये सारे कबूलनामे
20-20, 25-25 साल इन लड़कों को जेलों में रखते। मुझे अफसोस है कि एक लड़का और चला गया। आज जब ये जेल से छूटेगा बरी होके तो कोई रोमाना इसरार खां आके टेलीविजन पे डिबेट नहीं करेगी। मेरा सिर्फ कहना यह है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ टेररिज्म इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा देशद्रोह है। टेररिज्म है मुल्क में, पूरे 20 रियासतों में टेररिज्म है, लेकिन हम उसको अगर पॉलिटिकल कमोडिटी बना देंगे टेररिज्म को, तो फिर हम वोटों की खेती तो गिन सकते हैं लेकिन मुल्क से टेररिज्म को खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ इतना मैं इंप्रेशन देना चाहता हूं कि सरकार, जो कांग्रेस की सरकारों ने सबक पढ़ाया था टेररिज्म को पॉलिटिसाइज करने का, बीजेपी भी अगर उसी लाइन पे चल रही है तो फिर आपका जो ये दावा है कि मुल्क को आप अपना अमान अता करेंगे, वो बिल्कुल गलत दावा है। और आप उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जो चिदम्बरम ने रखा था, जो शिवराज पाटिल ने अपने जमाने में रखा था, उसी पर अमित शाह चल रहे हैं। और ये जो गोरखपुर की घटना है एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे चल रही है। थैंक यू। तो सर, आपने तो गोरखपुर की घटना में पॉलिटिसाइज, जी पूरा आपको ही कटघरे में खड़ा किया है, बीजेपी को और सरकार को बीजेपी की कटघरे में खड़ा कर गए तस्लीम रहमानी साहब। तो आप ही को आना होगा सुधांशु जी। रोमाना जी, अभी तस्लीम रहमानी साहब ने तो ऐसा बोल दिया जैसे वो बेचारा है, और इससे पहले बाकी लोग ये कह रहे थे मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो पहले तय कर लें कि आप एक मानसिक रूप से अस्वस्थ आदमी की बचाव कर रहे हैं या बेचारे के, यानी और थोड़े कड़े शब्दों में कह दूं, आप एक बेबस की तरफदार हैं या पागल के? पहले बता तो दीजिए आपका प्रेमाइज क्या है, आप बताइए पहले। आपने हमसे कहा ये विषय, आपका टॉपिक क्या है? आप उसे बेबस मान रहे हैं कि पागल? पहले ये बताइए। अगर बेबस है तो आतंकवाद का आरोपी है, पागल है तो हिमायत। मैं इन दोनों, अब सहूलियत मैं इन दोनों पर को कंसीडर ही नहीं कर रहा कि ये इसकी उसकी बेगम क्या कह रही है, उसके अब्बा क्या कह रहे हैं। मैं जो टाडा के केसेस थे, जो पोटा के केसेस थे, जो यूएपीए के केसेस है, उन सबको जहन में रख के बात कर रहा हूं। मुझे एक्सक्लूसिव बात करने की एक केस पे कोई जरूरत ही नहीं है। हजारों लड़के जो जेलों में गए और बरी होकर 18 साल 20 साल 25 साल के बाद आ गए, इसी उम्र के लड़के थे, ऐसे ही पढ़े लिखे थे, जिनकी जवानियां बर्बाद कर दी इस सिस्टम ने, इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और इस बीजेपी की सरकार ने, इस राजनीति ने। क्या हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? और उस वक्त कोई नहीं आता डिबेट करने के लिए जब बच्चे रिलीज होके बाहर आ जाते हैं बेकसूर होके। पुलिस पूरा केस साबित करती है, पुलिस सारे कबूलनामे दिखाती है। लेकिन तस्लीम रहमानी साहब, यहाँ पर तो पुलिस के कबूलनामे से पहले सर ये आदमी खुद ही नजर आ रहा है सीसीटीवी कैमरों में, इसकी तस्वीरें खुद नजर आ रही है सर। हथियार आ रही हूँ सर, आप ही के पास आ रही हूँ, हाथ में हथियार लिए हुए सर, ये तो खुद ही नजर आ रहा है। इसमें पुलिस, आप पुलिस पर और जो सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, आइए प्लीज आइए। देखिए, तस्लीम रहमानी साहब ने यह कहा कबूलनामा। जनाब, आप काफी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, डॉक्टर लगा आपके नाम के आगे। ये कबूलनामे से किसी का कबूल हो जाता है क्या? उसको सजा हो जाती है? एक नहीं 50 उदाहरण है कि कत्ल बेटे ने किया और बाप ने कहा मैंने अपने ऊपर ले लिया, मगर अदालत ने नहीं माना। अदालत ने कहा कोरोबोरेटिव एविडेंस चाहिए, यानी उसके समर्थन करने वाले साक्ष्य चाहिए। अगर कबूलनामे से हो जाता तो असीमानंद का कबूलनामा कबूलनामे पे मैं यही कह रहा हूं कि आप कबूलनामे को ऐसा नहीं फाइल कर पाई क्योंकि कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं था। इसलिए जो आप कह रहे हैं कबूलनामे से इतना मेरे विचार से आपको ये बात हल्के लेवल पे नहीं कहनी चाहिए। सरकार को बाकायदा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कोरोबोरेटिव सबूत देने पड़ते हैं। और जो आपने कहा राजनीति होती है, बिल्कुल होती है जनाब। भारत के इतिहास में इन्वेस्टिगेशन में इकलौता उदाहरण है कि इशरत जहां केस, जहां सरकार की आईबी एजेंसी का चीफ कह रहा है कि वो आतंकवादी है और सीबीआई भी कह रही है आतंकवादी है। अचानक सीबीआई कहने लगती है आतंकवादी नहीं और आईबी कह रही है आतंकवादी है। एक ही सरकार की दो एजेंसी एक आतंकवाद के आरोपी के ऊपर दो एक दूसरे के खिलाफ व्यू लेके खड़े हो गए, इसे कहते हैं राजनीति। उनकी सरकार कहे कि अफजल आतंकवादी था, फांसी दी गई, और उनके नेता कहे अफजल बेचारा था, इसे कहते हैं राजनीति। 26/11 का हमला हाफिज सईद ने कराया, ये कांग्रेस कहे, और दिग्विजय सिंह कहे आरएसएस ने कराया, इसे कहते हैं राजनीति। बोध गया में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, कह दिया इसमें आरएसएस का हाथ होगा, इसे कहते हैं राजनीति। उनकी सरकार जाकिर नायक के चैनल पर प्रतिबंध लगाए और जाके उनके नेता कहे जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इसे कहते हैं राजनीति। और इशरत जहां के ऊपर आपका पूरा का पूरा हलफनामा बदल दिया जाए, जब हमारी सरकार वो फाइल तलब करे तो पता चला फाइल गायब है, इसे कहते हैं राजनीति। तो राजनीति बहुत भयानक हुई है। और एक और बात भी कह दूं, देखिए राजनीति एक बड़ा वैश्विक स्तर की समस्या है, उसको आप छोटे मोटे लेवल पे बात कहने का प्रयास करें। जब टाडा आया तब तो भाजपा नहीं थी, राजीव गांधी की सरकार लाई, हम 2 सीटों वाली पार्टी थे। तब यूं कहा गया मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे, इसमें कोई बीजेपी थी।
जो एक्सट्रीज्म में लाए। अरे आपकी तो वो सरकार थी उस समय जो शाहबानों के आपने मुख्तसर सुधांशु जी आपने ये एडमिट कर लिया, आपने ये तो एडमिट कर लिया कि टेररिज्म का पॉलिटिसाइजेशन होता है, ये तो एडमिट कर लिया आपने। यही तो मैं कह रहा था कि आप टेररिज्म का पॉलिटिसाइजेशन जब तक करते रहेंगे मुल्क में टेररिज्म खत्म नहीं होगा। आपके लीडर थे जो ये गलत बयानी करते थे, जो होम मिनिस्टर साहब इस मुल्क में एल के अडवाणी साहब थे जिन्होंने ये कहा कि सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान होता है। ये नैरेटिव किसने किया था तय? होम मिनिस्टर थे इस मुल्क के 2001 में, वो जिस वक्त उन्होंने झूठा नैरेटिव दिया था, झूठ बोला था। न माओइस्ट टेररिस्ट थे या जो सिख टेररिज्म था यहाँ पर वो मुसलमान थे क्या? क्या जो नक्सल मूवमेंट है वो मुसलमानों का मूवमेंट है? क्या निट्टे का मूवमेंट मुसलमानों का मूवमेंट है? जवाब लेते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाह रहे हैं। नैरेटिव क्रिएट करके ये आपने पॉलिटिक्स नहीं की क्या? मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव क्या बीजेपी ने बनाया? सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। पहली बार आडवाणी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि सारे टेररिस्ट मुसलमान होते। हाँ, ये एक नैरेटिव चला था, कहा है, ऑन रिकॉर्ड है। नो, हमने कभी नहीं, मैं निकाल के आपको अभी दिखा दूंगा, मैं निकाल के दिखा दूंगा अभी आपको। मैं जवाब दे देता हूं, आप बोल लीजिए तब मैं जवाब, अब बोल लूं मैं जवाब देता हूं। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही। नहीं, आप ये बात कहिए कि अडवाणी जी ने ऐसा नहीं कहा। जवाब सुनिए सर, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। अब मैं जवाब दे दूं। नक्सली मुस्लिम नहीं है बिल्कुल। जब पंजाब का टेररिज्म हुआ था, रहमानी साहब, हमने बचपन में खूब सुना सिख आतंकवाद, एलटीटी हुआ तमिल आतंकवाद, फिर हमने सुना बोडो आतंकवाद, 4 फर्जी केस लगे हिंदू आतंकवाद। मगर एक आतंकवाद जब होता है तो उसका मजहब नहीं होता है, बाकी सारे आतंकवाद का मजहब हो जाता है। गजब बात है कि नहीं? हिंदू आतंकवाद, सिख आतंकवाद, तमिल आतंकवाद, बोडो आतंकवाद मुस्लिम में हो तो मजहब नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, मान लिया मजहब नहीं होता, तो आज मजहब को लेकर लड़ाई क्यों? तो असीम वकार साहब के पास अब जरा चलते हैं। और असीम वकार साहब, फिर मुस्लिम आतंकवाद कहने में क्या दिक्कत है सर? अगर ये आरोपी, एक मिनट असीम वकार साहब के पास मैं चल रही हूं, अगर ये जो आरोपी है, अगर इसका नाम मुर्तजा अब्बासी है, तो फिर क्या इसको बचाने के लिए आ जाएंगे सर? जांच होने दीजिए ना सर, अभी से उसकी पैरवी क्यों? नहीं, अगर नहीं देखिए मैडम, मैं बचा नहीं रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं पुलिस अपना काम कर रही है। अगर वाकई आतंकवादी है तो जेल बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन एक बात कहूंगा कि अगर इसका नाम राम भक्त गोपाल होता तो रोमाना इसार खान बहसी ना कर रही होती। इतने बैठे हुए हैं, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि दिल्ली में बिना परमिशन पुलिस की, बिना परमिशन नगर निगम के, बुराड़ी में सेफ इंडिया फाउंडेशन के नाम से पिंकी चौधरी ने अभी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसमें यतीन नरसिम्हानंद ने फिर वही आग उगली जिसलिए वो जेल गया था। अदालत ने जिसके ऊपर जमानत में लिखा था कि तुम अब ऐसे बयानात जारी नहीं करोगे, अगर करोगे तो तुम्हारी जमानत कैंसिल हो जाएगी। मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछ रहा हूं कि क्या ऐसे लोगों को खुली छूट देना चाहिए? अगर मुर्तजा दोषी है, वो किसी से इंस्पायर्ड है, तो यतीन नरसिम्हानंद दोषी क्यों नहीं है? क्या ऐसे लोग, अभी जाकिर नायक का जिक्र आया, ठीक है, जाकिर नायक को जल्दी से विशाल मिश्रा ने कहा ये वो फला नमक, जाकिर नायक देश के बाहर है। का इंतजार करें सुधांशु जी, ये आरोप लगते हैं बीजेपी सरकार पर कि जिस तरीके से बीजेपी बाकी पार्टियों पर आरोप लगाती है मुस्लिम तुष्टीकरण का, वैसे ही बाकी दल बीजेपी पर आरोप लगाते हैं सर हिंदू तुष्टीकरण का, बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण के चक्कर में उनके खिलाफ कार्रवाई। नहीं मैडम सुनिए, आप मेरी बात नहीं काट सकते। असीम साहब, आपने अपनी बात पूरी रख दी है, जवाब सुन लीजिए। जाकिर नायक देश के बाहर है, जी प्लीज आइए। और यतीन नरसिम्हानंद इसी देश में नंगा नाच रहा है, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब तो गाली गलौज कर रहा है, जवाब सुनिए, बदतमीजियां कर रहा है, बयानात जारी कर रहा है। आप क्या बात करती हैं? अरे असीम वकार साहब, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, सुनिए तो आप सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आइए सर, आइए। हाँ सुनिए, वकार साहब ने बहुत सही सवाल किया। यतीन नरसिम्हानंद ने जो किया उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और यदि उन्होंने जो भी किया है उस पर नियम सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं यतीन नरसिम्हानंद का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना नहीं, मगर वकार साहब अकबरुद्दीन अवैसी ने जो गालियां बकी थी उसके लिए कार्रवाई जो निकाल दिया पार्टी से आपने, तो आपकी पार्टी का पॉलिटिकल नेता एमएलए बोलिए क्या कार्रवाई की? निकाल बाहर क्यों नहीं किया पार्टी? एक से बेहुदा बातें कही हिंदू देवी देवताओं के लिए। आपके नेता ने कहा
वारिस पठान ने 15 करोड़ बनाम 50 करोड़, एक ने कहा 15 मिनट में पुलिस हटा दो, दिखा देंगे। क्या कार्रवाई की बताइए? वो तो आपकी पार्टी के नेता हैं, एमएलए हैं। आई वांट एन आंसर। है जवाब? असीम वकार साहब, सीधे सवाल का सीधा जवाब है? बिल्कुल है जवाब, दीजिए। बिल्कुल है जवाब। वारिस पठान साहब ने देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इम्तियाज जलील साहब की उपस्थिति में माफी मांगी देश से। माफी मांगेंगे आप सुधांशु त्रिवेदी? अरे माफी तो उन्होंने मंगवाइए, माफी आपने मंगवाइए, माफी आप। माफी तो उन्होंने गणपति बप्पा मोरिया कहने के लिए मांग ली थी। तो बताइए कितने बड़े सेकुलर हैं, वो माफी मांगना सही था? दोनों माफियों की बात करिए फिर। नहीं, ये उनका पर्सनल मामला है। नहीं सर, सर ये उनका पर्सनल मामला है। धार्मिक मामले में मैं नहीं बोलता। कार्रवाई होने के बाद भाजपा का मामला है। चलिए सर, तो आप अपनी पार्टी के नेता के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो पर्सनल मामला है, लेकिन एक ऐसे शख्स को लेकर आप बीजेपी पर उंगली जरूर उठाएंगे जिसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है असीम वकार साहब, दर्शकों ने देख लिया सर, दर्शकों ने आपको देख भी लिया, आपको सुन भी लिया। विजय शंकर जी आना चाह रहे हैं जल्दी से सर। मैं ये आना चाह रहा हूँ माना कि कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। देखिए, मैं तो देख करके भौचक हूँ कि ये योजना एक दिन की नहीं है, ये पहले से इतना योजना बनाकर रखी हुई थी। और मुझे अभी तक तो लगता है मुर्तजा है, उनके पिताजी भी सब सम्मिलित हैं और पहले से मेडिकल करा के रखाया हुआ है कि ताकि ऐसे ऐसे अवसर आएंगे तो इस प्रकार का परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात एक और, ऐसे आतंकियों को ये पहले से पता है कि हमारे वकील टेलीविजन चैनल में बैठ करके हमारा बचाव जरूर करेंगे। अगर ये बचाव करने वाले जो वकील हैं टेलीविजन में बैठ करके आतंकियों का बचाव करते हैं, अगर ये बचाव करना छोड़ दें तो देश से आधे से ज्यादा आतंकी घटनाएं खत्म हो जाएंगी। अब देखिए ना, वकार साहब को देखिए, आप राय साहब को देखिए, इन्होंने कितने सफाई के साथ मुर्तजा का बचाव करने की कोशिश की और वकार साहब ने तो एक तरीके से उसको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। ये बार-बार हिंदुत्व की तरफ आ गए। सीपी राय साहब के पास मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। सीपी राय साहब, फिर अखिलेश यादव जैसे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं सर, सबसे बड़े सियासी सूबे के, उनको तो जरा संयम बरतना चाहिए ना। मेरा दो बातें कहूंगा, टोकिएगा नहीं। पहली बात तो मेरा आतंकवाद उसका आतंकवाद कोई मतलब नहीं है। आतंकवाद है, चाहे जो करे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक रहने वाला हर भारतीय भारत के खिलाफ किसी षड्यंत्र आतंकवाद के खिलाफ है। जब जब भारत पर किसी तरह का कोई हमला हुआ है, पूरा मुल्क एक रहा है। सर बहुत शुक्रिया ये बातें कहने के लिए, लेकिन ये बातें सिर्फ टीवी डिबेट्स में ना कही जाए ना सर। जो नेता है उनको मीडिया के सामने भी जब वो बयान दे तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने बयान से किसी तरीके का भ्रम न पैदा होने दें, लोगों को गुमराह न करें, उन्हें बरगलाए ना, क्योंकि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके धर्म को आड़ बनाकर उसका बचाव नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।